नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वादन करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ियां जो है वह बहुत आगे चल चुकी है और इस कड़ी में आप अभी क्या इनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। अपना कार्य प्रारंभ करने के पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि कल की वीडियो में कल की क्लास में आपने देखा होगा कि हमने भाषा से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी। ठीक है, हमने आपको वहां पे भाषा से जब बताया तो भाषा के संदर्भ में हमने कई सारी चीजें बताई थी। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले किसकी चर्चा किया था? भाषा की चर्चा किया था। और इस भाषा के साथ भाषा के हमने यह बताया था, भाषा का मूल रूप क्या हो जाता है? भाष धातु होता है। ठीक, यह धातु क्या हो जाते हैं? संस्कृत भाषा से बनी होती है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से बनी होती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु का रूप क्या हो जाता है? मूल। ठीक, धातु मतलब क्या हो जाता है? मूल हो जाता है। ठीक, इस भाष का अर्थ हमने आपको कल ही बताया था, कहना होता है या क्या हो जाता है? बोलना होता है। क्या होता है? कहना या बोलना होता है। मनुष्य जब अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है, भाव और विचार को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रकट करता है, किसी अन्य के समक्ष प्रकट करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि भाव और विचार प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या हो जाता है? संप्रेषण होता है। अर्थात जब तक संप्रेषण नहीं होगा तब तक भाव का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। ठीक, तब तक भाव का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो संप्रेषण का जो माध्यम होता है, संप्रेषण के माध्यम को हमने यह बताया, संप्रेषण के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहते हैं। ठीक, संप्रेषण के माध्यम को क्या कहते हैं मित्र? भाषा कहते हैं। इस संप्रेषण को हमने वहां दो रूप में बताया था। एक को हमने क्या कहा था? शाब्दिक कहा था। दूसरे को नाम क्या दिया था? अशाब्दिक नाम दिया था। ठीक, दूसरे को क्या नाम दिया था? अशाब्दिक नाम दिया था। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई की हमने बात बताई थी कि ध्वनि। और वहां पे हमने आपको यह बताया था कि ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, हमने आपको यह बताया था कि ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, और वहां पे हमने आपको जब बताया कि ध्वनि के समूह को क्या कहा जाता है? समूह को क्या कहते हैं? को भाषा कहते हैं। ठीक, ध्वनियों के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब हम ध्वनियों के समूह के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? ध्वनियों के समूह के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, तो उसी समय हमने आपको बताया था कि भाषा विज्ञान में इस ध्वनि को एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्वनिम या फोनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा विज्ञान में इसे स्वनिम या फोनिम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ध्वनि का अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि का दूसरा नाम क्या होता है? स्वनिम होता है। या ध्वनि का दूसरा नाम क्या होता है? और कौन सा नाम होता है? फोनिम होता है। ठीक है, अब फिर हमने आपको वहां पे यह बताया था कि ध्वनि की परिभाषा की अगर हमने बात कही, तो ध्वनि की वहां पे हमने कोई परिभाषा आपको नहीं बताया था। हमने आपको सिर्फ यह बताया था कि ध्वनि की कोई परिभाषा नहीं होती है। ध्वनि मतलब क्या होता है? ध्वनि किसी भी व्यक्ति का, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु से जोड़ लीजिएगा, व्यक्ति जीव जंतु से जोड़ लीजिएगा, सबकी अलग अलग ध्वनि होती है। अर्थात ध्वनि एक जैसी है ही नहीं। जब ध्वनि एक जैसी नहीं है तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ध्वनि की परिभाषा तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर हमने ध्वनि के भेद बताए थे। ठीक, उच्चारण के आधार पर हमने आपको क्या बताया था? ध्वनि के भेद बताए थे। ठीक, उच्चारण के आधार पर जब हमने ध्वनि के भेद बताए थे, तो ध्वनि के कितने भेद बताए गए थे? 3 बताए गए थे। सबसे पहले एक ध्वनि आई थी जिसका नाम क्या था? संयुक्त ध्वनि थी। ठीक, क्या नाम था? संयुक्त ध्वनि थी। दूसरे नंबर में क्या आया था? संपृक्त ध्वनि आई थी। कौन सी आई थी? संपृक्त ध्वनि आई थी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं, तो तीसरे नंबर पे एक ध्वनि आती है जिसका नाम क्या होता है? युग्मक ध्वनि होती है। ठीक, क्या नाम होता है? युग्मक ध्वनि होती है। तो उच्चारण के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 3 हमने आपको बताया था। इसके पहले ही कल की क्लास में हमने आपको बताया था। फिर हमने आपको वहां पे सबका अलग अलग ब्यौरा भी दिया था। संयुक्त ध्वनि की भी बताया था, संपृक्त बताया था और युग्मक बताया था। ठीक है,
तो अब देखिए कि हम यहाँ तक जब बात कर लेते हैं, तो जब हमने कल के क्लास में यहाँ तक की बातें की थी, तो आज की क्लास में हमें इसके आगे की बातें करना है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस समय मिशन इंस्टीट्यूट के साथ उसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। आप सभी जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब मिशन के साथ आप लोग जुड़े हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग अपने क्लास को, इस वीडियो को, जो भी आप क्लास देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा शेयर करिए। जिससे शेयर करेंगे तो लाइव वालों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो बहुत सारे जब लोग आते हैं तो अलग अलग माइंड के आते हैं, अलग अलग दिमाग के आते हैं, तो सब लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न से क्या हो जाता है, हो सकता है आपके माइंड में ना आए, अगला व्यक्ति पूछ लिया, तो उससे क्या हो जाता है, जो छूटी हुई चीजें होती है वह भी आपकी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग एक बार अपनी वीडियो को जोरदार शेयर करिए, जिससे कि लाइव की संख्या बढ़ जाए, और लाइव की संख्या बढ़ जाएगी तो जूस हमारे अंदर भी बहुत सारा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्वनि की बात आगे करते हैं। हमने आपको कल की ही क्लास में यह बताया था कि हम ध्वनि की जब भाषा का जब निर्माण करते हैं, तो भाषा का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, ध्वनि। और ध्वनि के साथ क्या हो जाता है, ध्वनि हो जाती है। ठीक, इसके साथ साथ ध्वनि, जब ध्वनि का मेल होता है तो किसका निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है। और जब वर्ण का वर्ण से निर्माण सब मेल होता है तो किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। और जब शब्द का शब्द से मेल होता है, ठीक, तब क्या बन जाते हैं, वाक्य की रचना होती है। और जब वाक्य के साथ वाक्य मिल जाते हैं तब किसकी रचना होती है, भाषा की रचना होती है। किसकी रचना होती है, भाषा की रचना होती है। हमने कल की ही क्लास में यह सारी चीजें बताई है। ठीक, अब देखिए कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। ठीक, लाइक जरूर करिएगा, जितना लाइक उतने जूस। ठीक है, उतना ही अच्छा आपको यहाँ से दिया जाए। जितना आप लाइक करेंगे, जितने लोग आप लोग शेयर करेंगे, खूब तगड़ा शेयर करिए। ठीक, मिशन इंस्टीट्यूट पर आप हैं, जहाँ पर आगाज और अंदाज दोनों आपको बदला बदला दिखाई देता है। और हमेशा यह ध्यान रखिए, मिशन इंस्टीट्यूट का एक ही उद्देश्य रहा, अपने छात्रों का हित। ठीक, अपने छात्रों का हित रहा, बाकी और कोई किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाषा की अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। जब हम मौखिक की बात करते हैं, मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण है। ठीक, वर्ण है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। ठीक, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, शब्द हो गए। अब भाव अथवा भावार्थ के आधार पर, भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यह क्या हो गई, वाक्य हो गए। ठीक, अब यह क्या हो गया, देखिए कि यह क्या हो गया, सब भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। अब आप कभी मान लो कि आपसे कभी पूछा जाए तो आपके मन के अंदर एक विचार यह होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यह दोनों होती है। लेकिन अगर वहां मौखिक लगा देता है तो ध्वनि हो जाती है, लिखित लगा देता है तो वर्ण हो जाते हैं। ठीक, अब अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हुई, और भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वाक्य हुए। ठीक है, अब इतनी चीजें हमने आपको कल की क्लास में कंप्लीट किया था। तो अब हम मित्र इसके आगे चलते हैं। अभी हम किससे जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी भाषा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए कि जब भाषा की हम बात कर लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक, अब बात यहाँ भाषा की हो रही थी तो भाषा के ही हम और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भाषा के भेद, किसके, भाषा के भेद, भाषा के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपसे यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, तो दोनों चीजों में दो अंतर आपको दिखाई देगा। जब आपसे यह पूछा जाए मित्र कि भाषा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो भाषा के कितने भेद होते हैं तो उत्तर आप क्या देंगे, दो। ठीक, दो दे दीजिएगा। ठीक, और जब प्रकार की बात करेगा तो भाषा के कितने प्रकार हो जाते हैं, तीन। ठीक,
कितने प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, भाषा के जो 2 भेद होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? 3। अब इसको बताने के लिए आपको क्या, इनके नाम बताने के लिए सबसे पहले एक भाषा लेके आएंगे। कौन सी? मौखिक भाषा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मौखिक भाषा लेकर आएंगे। ठीक। दूसरे नंबर पे क्या लेके आएंगे? लिखित भाषा लेकर आएंगे। कौन सी? लिखित भाषा लेकर आएंगे। तीसरे नंबर पे एक भाषा लेकर आएंगे जिसका नाम क्या हो जाता है? सांकेतिक भाषा हो जाती है। ठीक। अब सांकेतिक भाषा हो गई। यह तो क्या हो गए मित्र? भाषा के प्रकार हो गए। लेकिन भेद की बात होती है तो भेद में सिर्फ और सिर्फ यही 2 भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसे क्या, यह भेद के रूप में होते हैं। और यह जो तीनों होते हैं, यह क्या होते हैं? तीनों को क्या कहा जाता है? प्रकार कहा जाता है। यह बहुत, हमने आपको बहुत छोटा सा अंतर बताया मित्र। यह हमने आपको बहुत छोटा सा अंतर बताया है। बहुत छोटा सा जो अंतर हमने बताया, इसको आप समझिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 2 देंगे। और भाषा के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो भेद और प्रकार में यह तो आप अंतर जान लीजिएगा। अब बात किसकी है कि यहाँ पर मौखिक भाषा की बात आई। किसकी बात आई? मौखिक भाषा की बात आई। तो मौखिक भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? जब मौखिक की बात आती है तो मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? यह आप बताएंगे हमें कि मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। ठीक। तो मौखिक भाषा का मतलब क्या हो जाता है? जिसको हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने व्यवहार में। अपने व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली, व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा कहते हैं। अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम क्या नाम देते हैं? मौखिक भाषा नाम देते हैं। और यह भाषा क्या हो जाता है? इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं होता है। ठीक। इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं होता है। ठीक। क्या नहीं होता है? इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं होता है। ठीक है। यह क्या हो जाती है? यह क्या, कैसी भाषा हो जाती है? एक ध्यान रखिएगा, इसको हम अस्थाई भाषा के रूप में रखते हैं। किसके? अस्थाई भाषा कहते हैं, क्योंकि इस भाषा का कोई प्रमाणिक रूप नहीं मिलता है। ठीक। प्रमाणिक रूप नहीं मिलता है। हम जब चाहते, जैसा चाहते, जहां जिस तरह से चाहते हम उस तरह से बातचीत करते हैं। ठीक। जहां जैसा चाहते, जिस तरह से चाहते उस तरह से हम बातचीत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसका आपके पास या आप नहीं, किसी के पास, हमारे पास या आपके पास, किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं होता है। इसलिए इसे एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई भाषा कहा जाता है। दूसरी भाषा एक आई है क्या? लिखित भाषा। यह क्या हो जाती है? यह एक प्रमाणिक भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? प्रमाणिक भाषा होती है। ठीक। और इसका क्या हो जाता है? इसका आपके पास प्रमाण होता है। इस भाषा को एक नाम दिया जाता है, स्थायी भाषा कहा जाता है। ठीक। स्थायी भाषा कहा जाता है। जैसे स्थायी भाषा कहने का तात्पर्य है कि जब स्कूल, कॉलेज, न्यूज़पेपर या कार्यालय में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लेकिन हमारे समाज में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम मौखिक भाषा कहते हैं। बाकी रही सांकेतिक भाषा की बात, तो यह तो एक संकेत मात्र होता है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ संकेत देकर मतलब इशारे के द्वारा क्या किया जाता है? एक बात रखी जाती है। ठीक। इशारा करके सारी बातों को समझाया जाता है। तो ऐसी भाषा को क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा कहा जाता है। और इस भाषा को एक और नाम दिया जाता है, कूट भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूट भाषा कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा, इस भाषा को और क्या नाम दिया जाता है? कूट भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक। इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। अब मित्र यह ध्यान रखिएगा, जब आपसे भाषा के जब भेद पूछा जाएगा तो भेद आपको कितना बताना है? 2 बताना है। जब प्रकार पूछा जाएगा तो कितना बताना है? 3 बताना है। प्रकार पूछा जाए कितना बताएंगे आप लोग? 3 बताएंगे। ठीक। और जब 3 बता लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए, जब 3 आप बता दिए, बताने में कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा गई है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी मान लीजिए आपसे यह प्रश्न कर लिया कि इन तीनों भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ठीक। आपसे यह प्रश्न कर लिया कि इन तीनों भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा सांकेतिक भाषा क्या है? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। ठीक। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। बात समझ में आ रही मित्र हमारी? अब जब सांकेतिक भाषा को सबसे प्राचीन भाषा बना देते हैं तो उसके बाद फिर उसके बाद वाली कौन सी भाषा होती है? फिर मौखिक भाषा आई। फिर कौन सी भाषा आई?
लिखित भाषा आई। अर्थात भाषा को इस रूप में रखिएगा, जब प्राचीन भाषा की बात कही जाएगी तो सांकेतिक, उसके बाद फिर कौन विकसित भाषा हुई थी, मौखिक भाषा, फिर उसका क्या हो गया, लिखित रूप आया था। ठीक, इस तरह से भाषा के फिर 3 प्रकार हो गए थे। लेकिन जो भेद की बात करते हैं तो भेद कितने हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। यह बात आपको समझ में आई है। अब बात जब इतनी समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको भाषा से ही, भाषा की ही बात कर रहे हैं। भाषा में एक यह पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने परिवार होते हैं, क्या पूछा जाए, भाषा के परिवार। अब चलिए परिवार के बारे में बताइए। भाई सबके पास अपना अपना तो परिवार होता है। ठीक, सबके पास तो अपना अपना परिवार होता है। अब आप हमें बताएंगे कि भाषा के कितने परिवार होते हैं। जैसे हम लोग अपने परिवार में बटे हुए हैं, उसी तरीके से भाषा भी हमारी क्या होती है, अपने अपने परिवार में बटी होती है, अपने अपना लेके अलग हो जाती है। ठीक, पति पत्नी अलग हो गए, एक परिवार हो गया, माँ बाप अलग हो गए, दूसरा परिवार हो, भाई अलग हो गया, तीसरा, मतलब यह परिवार ही है ना। तो अब इसी भाषा को क्या करना है, परिवार के रूप में बदल देना है। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे कि भाषा के कितने परिवार होते हैं। चलिए उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर आए। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे चलते रहिए, चलते रहिए, हम आपको बताएंगे। उत्तर तो हम ही देंगे ना सही वाला, आप लोग सिर्फ बताते चलिए, लगातार आप बताते चलिए बस। अब बात आई है कहाँ पर, टिक गई कहाँ पर, आ गई बात यहाँ पर कि जहाँ हमें उत्तर देना है। ठीक है, अब भाषा के परिवार की बात आती है तो भाषा के कितने परिवार होते हैं, तो उत्तर आएगा कितना, 4 भाषा परिवार। ठीक, बाकी हम किसी विद्वान के हिसाब से हमने भाषा परिवार नहीं बांटा है। अगर हम विद्वानों के अनुसार बांटेंगे तो सबके अनुसार अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमने आपको हिंदी के जो व्याकरण में सम्मिलित किया गया है, हिंदी के व्याकरण में जो सम्मिलित किया गया, उस सम्मिलित होने के आधार पर हमने क्या किया, भाषा के परिवार को बांट दिया। अब हमने भाषा के परिवार बांटे। भाषा के कितने परिवार होते हैं यहाँ आप बताएंगे हमें। भाषा के कितने परिवार हो जाते हैं, 4। अब इन चारों के नामकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इन चारों के नामकरण की हम बात करते हैं। और जब हम चारों के नामकरण की बात करते हैं तो हम नामकरण कैसे करते हैं यह आपको बताया जाएगा। अब जैसे नामकरण में सबसे पहले एक भाषा आती है जिसका नाम क्या होता है, भारोपीय भाषा होती है। ठीक, कौन सी भाषा होती है, भारोपीय भाषा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या हो जाता है, द्रविड़ भाषा होती है। ठीक, द्रविड़ भाषा। अब लेकिन भैया यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परिवार लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, परिवार लगाएंगे। अगर परिवार नहीं लगाएंगे तो काम बर्बाद जाएगा, फिर हम भाषा भाषा की तलाश में चले जाएंगे। ठीक, भाषा की तलाश में चले जाएंगे। क्लियर है। अब आपसे यह पूछा जाए कि भाषा के कितने परिवार होते हैं, तो कितने परिवार होते हैं, 4 परिवार होते हैं। हमने 2 बता दिया। तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा एक होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, आष्ट्रिक भाषा परिवार कहा जाता है। भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक, आष्ट्रिक भाषा परिवार कहा जाता है। चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर में क्या हो जाता है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात हो जाती है। ठीक, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की बात हो जाती है। ठीक, अब इस तरह से क्या हो गया कि भाषा के कितने परिवार हो गए, 4 परिवार हो गए। कौन कौन से हुए, कौन कौन से हुए भैया, भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आष्टिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। मित्र यह सारी चीजें अगर आपके पास कॉपी और पेन हो तो यह सब नोट करते चलिएगा। जो लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सब लोग जो नोट करते चलिएगा। बाकी जो आएंगे वो भी नोट कर लीजिएगा। जब भी कभी आपने मेरी क्लास देखिएगा तब नोट कर ले, लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी कॉपी में नोट करते चले। अब हमने यहाँ पे यह बता दिया कि यह जो भाषा परिवार होते हैं, भाषा के कितने परिवार हो जाते हैं, 4 परिवार हो जाते हैं। इन 4 परिवारों में यह हमने आपको चारों के नाम लिख दिया। अब आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा होती है, तो ध्यान रखिए ऊपर भारोपी भाषा परिवार है, तो भारोपी भाषा परिवार में सबसे पहले एक भाषा आती है संस्कृत भाषा। ठीक, कौन सी भाषा आती है, संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत बाद फिर एक आप हिंदी भाषा लेते आएंगे, नेपाली लेके आएंगे, मराठी लेके आएंगे, मराठी लेकर आएंगे, कोंकणी भाषा लेकर आएंगे। ठीक, क्लियर है। अब यह जितनी भी भाषा परिवार होते हैं, भाषाएं हैं, यह किस भाषा परिवार से संबंधित है, भारोपी भाषा परिवार से। तमिल तेलुगु कन्नड़, तमिल तेलुगु कन्नड़
या जितनी भी दक्षिण भारतीय भाषाएं होती है वह सब कहाँ सम्मिलित होती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित होती हैं। ठीक, कहाँ सम्मिलित होती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित होती हैं। तो मित्र हमारी बात इतनी, आपको हमारे ख्याल से समझ में बात आई होगी। जब हम इतनी बातें रख कर लेते हैं, इतनी बातें करने के बाद हम यहाँ आते हैं कि जैसे कि यह अष्टक भाषा परिवार के अंतर्गत हमने कोई भाषा नहीं रखा, लेकिन हमें तो सिर्फ इतने की ही जरूरत पड़ती है ना कि संस्कृत किस भाषा परिवार की है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने जो कुछ लिखा है, जितनी भी भाषाएं यहाँ हमने लिखा है, इन सारी भाषाओं की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। इन सारी भाषाओं की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी होती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? अब आप यह ध्यान रखिए, जब इतनी बातें हम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बीच में हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि मिशन इंस्टीट्यूट 10 अप्रैल से यूपी सिपाही, यूपी दरोगा, ठीक, एसएससी का नया बैच लेकर आ रहा है और आपको धमाकेदार एक अंदाज के साथ लेकर आया, जहां आपको चारों सब्जेक्ट मतलब जितने भी आपके विषय हैं सबके अलग अलग अध्यापक के द्वारा अध्ययन का कार्य आपको कराया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन बैच का प्रारंभ होने चल रहा है। ठीक, तो आप लोग एक बार आइए अपने बैच में, मिशन इंस्टीट्यूट में आइए और मिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिस में आके विजिट करिए। और जिस दिन डेमो क्लास है आपके लिए, उसमें 3 दिन की फ्री डेमो क्लास भी दी जा रही है। खुशी की बात यह है कि 3 दिन की मतलब 3 दिन फ्री डेमो क्लास भी दी जा रही है। तो आप आइए, 3 दिन का डेमो क्लास आप लीजिए और क्लास का आकलन करिए, उसके बाद तब जाइए कहीं। अब लेकिन एक बार आप विजिट जरूर करिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पर हमने जब भाषा परिवार की कर लिया, तो इसी में क्या हो जाता है? भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। क्या हो जाती हैं? भाषा की विशेषता हो जाती है। ठीक है, जब हम भाषा की विशेषता की बात करते हैं तो भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, विशेषता के बारे में यहाँ है कि भाषा का जो मूलसार होता है, मतलब भाषा किस किस क्षेत्र में ज्यादा फैला होता है, यह सारी चीजें क्या कहलाती हैं? भाषा की विशेषता कहलाती है। ठीक, अब बात किसकी करते हैं? भाषा की विशेषता की बात करते हैं। अब भाषा की विशेषता में सबसे पहले यह आप जानिएगा, जो भाषा होती है इसका क्षेत्र क्या हो जाता है? क्षेत्र इसका क्या होता है? व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक या विस्तृत होता है। ठीक, भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। ठीक है, अब भाषा को जब हम देखते हैं, सीखते हैं, तो वह कहाँ सीखते हैं? भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? सामाजिक संपत्ति होती है। ठीक, कैसी संपत्ति होती है मित्र? सामाजिक संपत्ति होती है। अब भाषा क्या हो जाती है? भाषा और क्या हो जाती है? भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? मानकीकरण पर आधारित होती है। मानकीकरण पर आधारित है। भाषा क्या हो जाती है? भाषा का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? भाषा का अपना भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। भाषा सदैव कठिन से कहाँ चलती है? कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। कहाँ होती है? कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, भाषा कैसे अग्रसित होती है? कठिन, पहले क्या हो जाता है? प्रारंभ में हमारी भाषा क्या होती है? हमें कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे भाषा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। तो यह ध्यान रखिए कि भाषा क्या हो गई? कठिन से सरल की ओर हो गई। भाषा का क्षेत्र क्या हो जाता है? व्यापक होता है। सामाजिक संपत्ति होती है, यह मानकीकरण पर आधारित होती है। इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा निश्चित होती है। ठीक, क्या हो जाती है? भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा निश्चित होती है। अब यह सारी चीजें क्या हो जाती है? भाषा की विशेषता हो जाती है। ठीक, अब बात यहाँ पर होता है कि भाषा हम उसी को कहेंगे जिसका क्षेत्र व्यापक होगा, और इसे हम सीखते कहाँ से हैं? समाज से सीखते हैं। और कोई भी भाषा होगा, कोई भी भाषा होगी, उसका एक क्या किया जाता है? मानक रूप निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो हिंदी भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, अगर आप कहा जाए हिंदी भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, मानक रूप निर्धारित कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जब किया जाता है तो यह इसकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना दिल्ली में 1960 में किया गया था। और यह भाषा का क्या करता है? भाषा का मानक रूप प्रदान करता है। ठीक,
इसका कार्य ही यही है कि भाषा का यह क्या काम करेगा, एक मानक रूप निर्धारित करेगा। जब भाषा का मानक रूप निर्धारित होगा तो वह किसके द्वारा होता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 1960 में कहाँ हुआ था, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1960 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक, और इसी के द्वारा आज हमारे यहाँ मानक व्याकरण का मानक रूप आया, हिंदी भाषा का मानक रूप आया। तो सारी चीजों का इसी के द्वारा किया जाता है। अब बात यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, जब बात को हम यहाँ से आगे लेके बढ़ते हैं तो वहां पर एक बात यह आती है कि भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक आधार। कैसा आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, कौन सा आधार भैया, मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, अब भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से होते हैं, यह आप बताएंगे। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से होते हैं, जरा बताइए हमें, गौर से एक बार ध्यान से बताइए कि भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से होते हैं। भाषा किस क्रम से सीखी जाती है, अभी सिर्फ मित्र हम ध्यान रखिएगा, हम किससे बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब भाषा सीखने के क्या देखते हैं हम, मनोवैज्ञानिक आधार देखते हैं। क्या देखते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार देखते हैं। तो भाषा सीखने का एक मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, भाषा सीखने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक, और जब जिज्ञासा होगी तब उसका आप क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, उसका आप एक अभ्यास करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो भाषा सीखने के 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्र, यह ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने के 3 कौन कौन से आयाम होते हैं। तो ध्यान दीजिए, भाषा सीखने के 3 एक चरण होते हैं। तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब किसी चीज को पाने की जिज्ञासा होगी तो आप क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। जब अनुकरण से 2-4 शब्द आपके पास आएगा तो जाके आप उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो भाषा सीखने के 3 नियम होते हैं। कौन कौन से, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं मित्र, भाषा सीखने के 3 आधार होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास होता है। ठीक, तो भाषा सीखने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले भाषा ही नहीं, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको, आपके मन के अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तब आप क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। जब अनुकरण करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं जाके प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, अभ्यास कहलाएगा। और जब आप उस प्रयोग में सफल हो गए, जवाब देने में सफल हो गए, तब आप कहेंगे अब इस भाषा को हम बार बार प्रयोग करेंगे। आप वाह 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 करके चलते आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम यहाँ तक भाषा के हमने आधार भी बांट दिया। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ भाषा है, हमारे यहाँ भाषा का जो प्रारंभ होता है, तो भाषा का प्रारंभ किससे माना जाता है, आर्यों से माना जाता है। ठीक, किससे माना जाता है, आर्यों से माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, यह कहा जाता है सभी प्राचीन भारतीय भाषाओं को, क्या कहा जाता है, सभी प्राचीन भारतीय भाषाओं को, प्राचीन भारतीय भाषा को, भारतीय भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक, कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्राचीन काल की भाषाओं को, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन से लेकर अब तक, तो यह ध्यान रखिए सभी भारतीय भाषा को, इसे ध्यान रखिए, प्राचीन अगर हटा देते हैं तो सभी भारतीय भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 यह देखिएगा, सबसे पहले क्या आ जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आ जाते हैं। ठीक, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या आ जाता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो जाते हैं। ठीक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो जाते हैं। तीसरे नंबर में एक आ जाता है आधुनिक, क्या आता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आती है। ठीक, क्या आती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हो जाती है। ठीक, तो हमने क्या किया, भाषा को कितने वर्गों में बांट दिया, 3 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन सी बांट दिया,
हमने आपको कहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हमने बात कह दी। ठीक, यह 3 वर्गों में हमने भाषा को बांट दिया। अब देखिए कि जब आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में का समय क्या होगा, अब हम समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समय की हम बात करते हैं। तो समय इसका क्या हो जाता है? इसका समय 1500 ईसा पूर्व से कहां तक जाता है? 500 ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक, कहां तक जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक है। अब मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय होता है वह कब से कब तक होता है? अब ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक जाता है। ठीक, कहाँ जाता है? देखिए अब मित्र यहाँ पे यह देखना है कि हमने यहाँ पूर्व हटा के सन ले आ गए। सन अभी हम आपको पूरा का पूरा एक एक करके डिफाइन करेंगे, अलग अलग करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ आए, लेकिन आज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अभी हम इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है यह भी हम बात करेंगे। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो यह 1100 से लगाकर अब तक की हम बात कर लेते हैं। ठीक, अब यह बात आपको नहीं समझ में आई होगी, फिर से समझिएगा। जब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में केवल और केवल एक भाषा आती है जिसका नाम क्या होता है? संस्कृत भाषा होती है। इस संस्कृत के साथ वैदिक और लौकिक संस्कृत जुड़ी होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? वैदिक और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। ठीक, वैदिक और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। उसके बाद फिर किसकी बात आई? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात आई है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा क्या होते हैं यह आप हमें बताएंगे। जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं इसमें आपकी एक भाषा आती है जिसका नाम क्या हो जाता है? पाली भाषा होती है, प्राकृत भाषा होती है। ठीक, अपभ्रंश भाषा होती है। ठीक, और इस अपभ्रंश के साथ एक भाषा आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? हिंदी भाषा होती है। सॉरी, हिंदी नहीं होती है, अवहट्ट भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? अवहट्ट भाषा होती है। कौन सी? अवहट्ट भाषा होती है। ठीक, अब बात किसकी आई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की आई। किसकी आई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात आई। जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की हम बात करते हैं तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या आ जाता है? हिंदी, हिंदेतर, हिंदेतर, सभी भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषा की बात कर लेते हैं। अब सभी भारतीय भाषा की बात करने का तात्पर्य क्या होता है? जब हम सभी भारतीय भाषा की बात करते हैं जब भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सबको सम्मिलित कर लिया गया। कहाँ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सम्मिलित कर लिया गया। तो दोस्तों आप लोग इसको एकदम कंठस्थ करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। अगर आप लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं तो हम हट जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी इसी से हम आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम भाषा का विकास नहीं किए। अब इसी के सहायता से हम क्या करेंगे? भाषा का विकास करेंगे। अब देख लीजिएगा। अब देखिए कि हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात की तो 1500 से 500 हुआ, संस्कृत भाषा आई, वैदिक और लौकिक संस्कृत की बात हुई। ठीक, अब मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन की बात कर लेते हैं और 1000 ईस्वी सन में पाली भाषा आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश भाषा आई और अवहट्ट भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। ठीक, और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बीच में 57 साल का अंतर होता है। ठीक, कितने साल का? 57 साल का अंतर पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? 57 साल का अंतर पाया जाता है। ईसा पूर्व और ईस्वी सन के मध्य क्या पाया जाता है? 57 साल का अंतर पाया जाता है। 57 साल मतलब कि जब ईस्वी सन ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? 57 साल अंतर होता है। मतलब कि ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा? 57 साल आगे ईस्वी सन से 57 साल पीछे ईसा पूर्व। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि हमने आपको यहाँ पे यह बताया। अब इसके बाद फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात कही तो हिंदी आई, हिंदेतर आई। हिंदी तो ठीक है, हिंदेतर का तात्पर्य क्या होता है? हिंदी से संबंधित जितनी भी भारतीय भाषा अर्थात जितनी भी भाषाएं अर्थात जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है वो सभी भाषा कहाँ चली जाएगी? हिंदेतर में आ जाएंगी। और उसमें हमने क्या लिख दिया? सभी भारतीय आर्य भाषा की बात कर दिया है। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाता है मित्र? हमारा एक मुद्दा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक,
हमारा क्या हो जाता है, एक मुद्दा यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस मुद्दे के बाद फिर हम एक अगले मुद्दे की बात करेंगे। अगला मुद्दा हमारा किसका होगा, भाषा का विकास होगा। क्या होगा, भाषा का विकास होगा। अब देखिए अगला मुद्दा किसका होगा, भाषा का विकास हो जाएगा। अब भाषा के विकास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह बात कही जाएगी। अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, भाषा के विकास की हम बात करेंगे। भाषा का विकास में आप शुरू कहाँ से करेंगे, संस्कृत भाषा शुरू करेंगे, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए तब कहाँ चले आएंगे, हिंदी में आएंगे। इसका हम एक क्रमगत विकास करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने हमारे प्रिय छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार अपनी वीडियो को जोरदार शेयर करिएगा। आपके लिए मिशन इंस्टीट्यूट जो लेकर आया है, आपके हित के लिए लेके आया है। अब मिशन इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन बैच का एक प्रारंभ किया है, जिसका प्रारंभ 10 अप्रैल से होगा। कब से होगा, 10 अप्रैल से होगा। जहां पर यूपी सिपाही का आपको अलग बैच मिलेगा, दरोगा का अलग मिलेगा और एसएससी का एक अलग बैच मिलेगा। कोई कंबाइंड बैच नहीं होगा, इकट्ठा सब पढ़ाया जाए। सब अलग अलग बैचेज आपके लिए लाया जा रहा है। आप लोग एक बार मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन कोर्सेज में आप एक बार जरूर आए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर बंद खत्म करते हैं। बंद नहीं करेंगे, खत्म करते हैं। बंद तो क्लास कभी नहीं होती। ठीक, बंद करना मतलब जहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन बंद नहीं, आज यहीं तक। फिर आगे अगली क्लास में आपको दिया जाएगा। अगली क्लास में आपको क्या दिया जाएगा, भाषा का विकास दिया जाएगा। भाषा का विकास हम जिस क्रम से करेंगे वह क्रम आपसे यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक, वह क्रम आपके सामने यहाँ से दर्शाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त है। आप इसके बाद फिर हम अगली क्लास में कल आपको फिर आपके सामने रूबरू होंगे और इसी हिंदी को लेकर आगे लेके चलेंगे। आपको हम जो दे रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा है। आप लोग एक बार पढ़िए और तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो हमने जो पढ़ा वह सार्थक है या निरर्थक है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।